लिए चलते हैं जहां पर वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मीटिंग्स थी कल और आज। इस स्पीकर है ही नहीं, पता नहीं किधर है। ये है ये नहीं चल। मैं और ऊंचा कर लेता हूं। सारे तो बड़े तवील इश्यूज हैं जिन पे डिसीजंस हुई है। मैं हमने सिर्फ चंद, और इंशाल्लाह एक दूसरा दौर आज से 8-10 दिन बाद होगा जब मैं कुछ और मीटिंग्स पे मैंने कॉल की हैं, तो फिर आपको एतमाद में लिया जाएगा। जो सबसे पहले फैसला हुआ वो ये कि गुज़श्ता चंद महीनों से, बल्कि गुज़श्ता 1-1.5 साल से गिलगित बल्तिस्तान जाने के लिए NOC का इजरा जरूरी बना दिया गया था। इस पर काफी तफसील से बहस हुई, बातचीत हुई, मुशावरत हुई। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुशावरत हुई, उनका फोन भी आया। इसलिए इस तनाज़र में यह फैसला किया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो एक एक्टिविटी आई है, टूरिस्ट का अगर एक बूम नहीं तो बहुत प्रोएक्टिविटी आई है, इसको जारी रहना चाहिए और इसको फैसिलिटेट करना चाहिए। इसलिए आइंदा चंद दिनों में एक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान टूरिज्म के हवाले से जाने वालों के लिए कोई NOC की जरूरत नहीं होगी। हाँ, डिप्लोमेट्स, INGOs, रिसर्च वर्कर्स और प्रोजेक्ट रिलेटेड फॉरेनर्स जो भी गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रहे हैं, उनके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूरी होगी। मैं बिल्कुल 2 मिनट टच करूंगा, आपने फिर सवाल करना हो तो वो CNICs, ये एक बहुत मुश्किल और बड़ा प्रोट्रैक्टेड काम था, और जो मैं बार बार कहता हूं ये नेशनल इंटरेस्ट में काम था। एक मुल्क के शनाख्ती कार्ड, एक मुल्क के पासपोर्ट अगर गैर मुल्कियों के हाथों में, और वो दर्जनों के हिसाब से नहीं, सैकड़ों के हिसाब से नहीं, लाखों के हिसाब से इजरा हो और उस पर कोई एक्शन ना हो, तो ये डिसफंक्शनैलिटी ऑफ द स्टेट का तासर देती है। हमने पिछले 3 सालों में इस पर बहुत काम किया है, उस तफसील में नहीं जाना चाहता। मीडिया की उसमें बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट रही है। गुज़श्ता 3 महीनों में जो फिगर था ब्लॉक्ड शनाख्ती कार्ड का, वो 3.5 लाख था, 3,53,000। इस पे बहुत मुशावरत हुई। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि इसमें कई पाकिस्तानीज भी किसी न किसी हवाले से, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, उनके पास शजर नसब नहीं था, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, तो कई पाकिस्तानियों के, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों के भी कार्ड ब्लॉक हुए। हमने इस मसले का हल तलाश करना था, और इसमें कौमी असेंबली की कमेटी हमने बनाई। उसमें उन तमाम मोअज़्ज़ज़ हज़रात का बहुत किरदार है, मीडिया की बहुत सारी इनपुट है, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो उसके नतीजे में 1,74,000 कार्ड्स कंफर्म्ड एलियंस के पाए गए कि गैर मुल्की हैं, उन्हें कैंसिल किया जाता है। सो वो कैंसिल किए जा रहे हैं। मगर इन लोगों को भी गुंजाइश दी जा रही है कि वो अपील कर सकते हैं। कार्ड्स उनके कैंसिल हो गए 1,74,000, हमारी तमाम डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ के मुताबिक एक बहुत बड़ी तादाद है। हम 33,000 पासपोर्ट्स कैंसिल कर चुके हैं, कहीं एक भी अपील नहीं आई कि नहीं मैं पाकिस्तानी हूं। बहुत बड़ी तादाद है। मैं ये भी आपको बता दूं कि इन 1,74,000 में 3,500 वो लोग भी शामिल हैं जो ये जो हमारी मुहिम चली है जाली शनाख्ती कार्ड्स के हवाले से, 3,500 ने अज खुद वॉलंटरली अपनी शरीयत वापस की है। पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं, किसी एक शख्स ने वापस नहीं कभी की।
और इसमें मैं एक दफा फिर कहूंगा कि वो जो हमारी मुहिम चली उसमें मीडिया का बहुत अमल दखल था। 10,000 इसमें ऐसे शनाख्ती कार्ड होल्डर भी हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है एज अफगान्स POR के तहत। उन्होंने डायरेक्टली और साथ शनाख्ती कार्ड भी लिए हुए हैं। सो उनका खुद प्रूफ है कि मैं अफगान हूं, मगर उन्होंने शनाख्ती कार्ड जाहिर है जाली तरीके। सो इसमें वो 10,000 भी शामिल है। 1,56,000 शनाख्ती कार्ड और 440 शनाख्ती कार्ड बहाल किए जा रहे टेम्परेरली। इन 3,53,000 में उनको टेम्परेरली अनब्लॉक किया जा रहा है। और जो मैंने कहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास हो वो प्रूफ लेके आए, उनके परमानेंटली अनब्लॉक किए जाएंगे। आज के बाद, और ये पॉलिसी डिसीजन है, किसी शख्स के बारे में शक हो या डॉक्यूमेंटेशन भी हो ब्लैक एंड व्हाइट, उसका कार्ड ब्लॉक नहीं किया जाएगा, पहले उसे नोटिस दिया जाएगा। ये जो हम साल से नादरा में चल रही थी, और मेरा ख्याल है कि ये मैंने एज मिनिस्टर फॉर इंटीरियर एक अपने लेवल पे कोशिश की है कि आइंदा ये शिकायत ना हो। सो आज से ये मुकम्मल पाबंदी है कि किसी के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन भी है तो उसका कार्ड ब्लॉक न किया जाए, बल्कि उसको नोटिस दिया जाए और उसको मौका दिया जाए कि जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन या प्रूफ नादरा के पास है उसको वो डिसप्रूव करे। सो एक तरफ हम बहुत होल हॉग जाली शनाख्ती कार्ड और जाली शरीयत, जाली पासपोर्ट्स के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखे हैं, मगर दूसरी तरफ जो तकालीफ या मुश्किलात या मसाइल सामने आ रहे हैं, हम उनको एड्रेस करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज से चंद महीने पहले एक फैसला मैंने बतौर वजीर दाखिला लिया। मुझे कुछ रिपोर्ट्स आई कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हवाले से एक शेमफुल इंडस्ट्री कायम है पाकिस्तान में, और जो डिपार्टमेंट्स और जिन इदारों की जिम्मेवारी है या जिम्मेदारी है, शायद वो उस अंदाज से वो काम नहीं कर रहे। तो मैंने बड़ी एफर्ट्स के बाद इस जुर्म को FIA के स्केड्यूल में डलवाया हुकूमत की मंजूरी से, और पिछले चंद हफ्तों में इसमें बड़ी प्रोएक्टिव परफॉर्मेंस देखने में आई है। मैं तफसीर इंशाल्लाह आइंदा 1-2 दिनों में दूंगा। कुछ मीडिया में वैसे भी आता है जब ये छापे लगते हैं, मगर जो चंद डॉक्टर्स, उनके फैसिलिटेटर्स, उनके फाइनेंसर को जो किरदार है वो शेमफुल है, वो तज़हीक है इंसानियत की, मगर इसमें जो पैसा है वो अनबिलीवेबल है। और वो पैसा बदकिस्मती से उससे नहीं लिया जा रहा जिससे वो तो बड़ा थोड़ा सा इसमें जो मिडल मैन है वो ले रहे थे, ये डॉक्टर्स ले रहे थे, और ये एक इंडस्ट्री थी। इसको हम बहुत प्रोएक्टिवली आगे बढ़ाएंगे, और आज से हम मूव कर रहे हैं एक और इशू, और वो है फूड एडल्ट्रेशन। इसको मैं चाहता हूं कि FIA के स्केड्यूल में शामिल हो। पहले मरहले में हम जो इंपोर्टेड फूड स्टफ होता है, वो FIA की स्केड्यूल में शामिल करने लगते हैं। इसका है पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल एक्ट। ये पाकिस्तान का कानून है। हम इसे बाकायदा आज से मूव कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान को, लॉ डिवीजन को, कि इसको FIA की स्केड्यूल में शामिल किया जाए। इस वक्त जो शवायद और हकायक हमारे सामने हैं कि इंपोर्टेड फूड स्टफ के हवाले से जो मिल्क, चॉकलेट्स, टॉफीज, यू नेम इट, उनमें से अक्सर एक्सपायर्ड होती हैं। उनमें से कई टॉक्सिक हैं,
इतनी वो पुरानी हो गई हैं और कहीं और इस्तेमाल वो पाकिस्तान भेज देते हैं। चेक करने वाले इदारे इसको चेक नहीं करते। ये पाकिस्तान के अवाम से एक दुश्मनी है, दुश्मनी से भी बढ़ के है, जानबूझकर, और इसको हम खुराक कहते हैं, फूड सब्सटेंसेस। तो इसको हम शामिल करेंगे और आप देखेंगे। मगर मैं ये भी चाहता हूं कि बाकी इदारे अपना काम करें। ये सिर्फ इंपोर्ट ऑफ फूड स्टफ्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हम फिलहाल से हमारी इस वक्त कैपेसिटी नहीं है। मैं एफआईए को इतना नहीं फैलाना चाहता जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं है। एफआईए के अपने लिमिटेशंस हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के हवाले से डिस्ट्रीब्यूटर्स की जिम्मेदारी होगी। और मैं आज से ये कह रहा हूं कि कोई इंपोर्टेड फूड स्टफ आता है, ये इंपोर्टर्स की पहले जिम्मेदारी है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी है कि वो फूड स्टफ, इट्स इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो उस पर कोई हेल्थ हैजर्ड ना हो, वो एक्सपायर्ड ना हो, वो ह्यूमन हेल्थ के खिलाफ ना हो। मुझे उम्मीद है कि आइंदा 1 महीने में इस सिलसिले में जो कानूनी मराहल हैं वो पूरे हो जाएंगे और उसके बाद एक बड़ी वाज़ेह मुहिम जो हमने ह्यूमन ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स के हवाले से की है, इसी तरह अक्रॉस द कंट्री हम एडल्टेशन के हवाले से करेंगे। पहले मरहले में इंपोर्टेड फूड स्टफ्स, उसके बाद प्रोविंस से मिलके हम इसको बढ़ाना चाहेंगे जो रोजमर्रा की फूड स्टफ्स हैं, मगर वो दूसरा मरहला होगा और उसमें सूबों की मुशावरत और मंजूरी शामिल होगी। हम कोई सूबा नहीं चाहेगा तो जाहिर है कि हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, मगर ये अवाम की सेहत का मसला है। अवाम जब पैसा देते हैं किसी चीज के लिए तो फिर उसके लिए उनको सही फूड स्टफ भी मिलना चाहिए। मैंने एक और मीटिंग में पिछले तकरीबन 2 साल से लगा हूं, मैं उस पर आज तफसील में नहीं जाना चाहता। मुझे हर तरफ से ये इनपुट आती है कि ये जो टावर्स हैं, ये इसको कौन से टावर्स कहते हैं, मोबाइल टावर्स, ये जी, और वो जो हैं, जो भी शुआएं हैं वो टॉक्सिक हैं, कैंसर रिलेटेड है। मैं आज इस तफसील में नहीं जाना चाहता। मैंने इस पर बड़ा काम किया, मैंने एक कमेटी दी, मगर उस कमेटी की जो रिकमेंडेशन तो नहीं, जो इनपुट दी थी वो मुकम्मल नहीं थी। सो मैंने ये फैसला किया गया कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और आपको भी बुलाया जाए। देखिए, ये टावर्स स्कूल के अंदर हैं, लोगों के घरों के अंदर हैं, सबसे ज्यादा वल्नरेबल बच्चे हैं, कंजेस्टेड एरियाज में हैं। जो लोग इसके पैसे ले रहे हैं, किराया ले रहे हैं, वो तो ले रहे हैं, बाकियों को क्या कसूर है। मैं जो सेलर कंपनीज हैं उनकी बिल्कुल उनकी काम में कोई ना मुदाखलत करूंगा, ना कोई बिला जवाज रुकावट डालेंगे हम, मगर इस मुल्क के अवाम की जो सेहत है उस पर कोई भी नेगेटिविटी हो उसको रोकना हुकूमत पाकिस्तान का काम है। जब हमने अनरजिस्टर्ड सिम्स के खिलाफ कार्रवाई की तो सारी सेलुलर कंपनीज ने धमकी देने शुरू कर दी कि हमने $6 बिलियन यहां खर्च किया है, हम छोड़ के चले जाएंगे। तो मेरा उनको जवाब था, और ये प्राइम मिनिस्टर भी इसके गवाह हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी। मैंने कहा हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस हुकूमत के लिए हमारी सिक्योरिटी से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं है। वही हुआ, फिर 9 करोड़ सिम्स, अनवेरिफाइड सिम्स कैंसिल हुई, किसी के कारोबार पे कोई कतरन भी नहीं लगी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल होने लगे। 7 साल से मामला लटका हुआ था। 3 महीने में अल्लाह ताला के करम से हमने इस पे अमल दरामद कराया, और आज तकरीबन 1.5 पौने 2 साल हो चुके हैं। कोई किसी अनरजिस्टर्ड सिम के हवाले से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की कोई शिकायत नहीं आई। सो इस हवाले से भी मैं यहाँ इस्लामाबाद में इरादा यह है कि हम तमाम प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स को बुलाएं, एनवायरनमेंट हेल्थ वालों को बुलाएं, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वालों को बुलाएं, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर को बुलाएं, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर वालों को बुलाएं, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को बुलाएं, FIA तो होगा, CDA होगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी
फ्रीक्वेंसी इलेक्शन एलोकेशन बोर्ड और मीडिया के दोस्त, आपके सामने ये सारी, इसको एक सेमिनार की हम शक्ल देंगे और इसको हम मंथ की अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसको भी फिर हम FIA के स्केड्यूल में लेके आएंगे। खनानी एंड कालिया एक इतना बड़ा केस है जिसका कोई हिसाब, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। मुझे बड़ी कभी अफसोस होता है कि कई दफा बड़ी इनएक्यूरेट बातें हो जाती। ये 2004, 2005, 2006 के केस है। 2007 पे इस पे हुकूमत पाकिस्तान ने कार्रवाई शुरू की और फिर चोरों से मिलकर उस कार्रवाई को खत्म भी कर दिया। रिकॉर्ड भी गायब और एक्विटल भी हो गई सबकी। अमेरिका में जाके ये पकड़े गए, यहां आके दे वर एक्विटेड। जब अमेरिका में अल्ताफ को सजा हुई तो मैंने इसका नोटिस लिया। ये मेरे दौर का केस नहीं है। कहा गया था कि एक एडिटोरियल में आया कि प्रीवियस इंटीरियर मिनिस्टर ने भी टॉल क्लेम्स की और मैंने भी की। मैंने कोई टॉल क्लेम्स नहीं की, अगर कोई है तो मुझे बताएं। मैंने इसको रिवाइव किया इस केस को, और जब मैंने पहले रिवाइव किया तो मुझे बताया गया कि इसको कोई प्रूफ नहीं है, सब प्रूफ डिस्ट्रॉय हो चुका है। मैंने एक नई टीम कॉन्स्टिट्यूट की और बहुत सारा पुराना केस कहां से निकाला है वो फिलहाल मैं नहीं बता सकता। जब ये चीज सामने आएगी तो फिर आपको बताऊंगा। सिर्फ 2005 से लेकर 2008 तक, और मैं ये भी बताऊं कि ये केस कोर्ट में अक्विट हो चुका है। हमने एक और एंगल से, क्योंकि फिर हमारे पे इल्जाम लगा डबल जेपटी का कि जी 2008 में ये केस तो डिसाइड हो चुका है और अक्विट हो चुका है, तो ये दूसरी दफा केस किस तरह। तो हमने इसे एक और एंगल से, जो लोग डिफ्रॉड हुए हैं उनकी तरफ से, सिर्फ 2005 से 2008 तक 100 बिलियन रुपीस, 100 अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर निकाला गया थ्रू वन जी एंटिटी। थैंक यू। और कितनी है उसके अलावा है। हमने FBI को इसमें फाइनेंस के लिए लिखा है, USA। हमने नेशनल क्राइम्स एजेंसी बरतानिया को लिखा है और हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं। हमने यहां बहुत सी, और आउट ऑफ नोवेयर FIA ने 14 लाख ट्रांजैक्शंस का प्रूफ निकाला है। 14 लाख सिर्फ 3 सालों का। ये जो बहुत सारा और निकलना है। और इसमें जो सेंट्रल एंटिटी है बाहर की, वो अल जरूनी कंपनी है बेस्ड इन दुबई, उनको भी हम लिख रहे हैं। तो इस पे काफी पेशरफ्त हुई है। काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा इस पे काम की जरूरत है, मगर बहुत सारा प्रोग्रेस हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इस पे मजीद प्रोग्रेस होगा। पेट्रोलियम लेवी, बहुत सारी केसेस मेरे नोटिस में आए कि पेट्रोलियम कंपनीज अरबों के यहां कमाते हैं, मगर पेट्रोलियम लेवी के मद में जो उनका देना जरूरी था वो साल से नहीं दे रहे थे। FIA को इसे इन्वॉल्व किया। पिछले 1 साल में 2.48 अरब रुपए, और हमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने नहीं कहा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नहीं कहा, ये अज खुद 2.5 अरब रुपए पेट्रोल के जमा हो चुके हैं द नेशनल एक्सचेकर। ये सबका अदवार की बात है और इस पे मजीद काम जारी है। इंशाल्लाह अरबों रुपए और भी रिकवर होंगे। हमारे नोटिस में आया है और इस पे भी आज से काम शुरू हो रहा है कि पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनीज जब वो इजाजत उन्हें चाहिए होती है एक्सप्लोरेटरी वेल्स की इनॉग्रेशन की, मैं उसकी तफसील फिलहाल नहीं जाना चाहता, आज ही उसका फैसला हुआ है, उस पे अरबों डॉलर्स की हेरा फेरी है। जो हुकूमत पाकिस्तान को पैसे उनको देने चाहिए थे कंट्रीब्यूशन, वो नहीं दी गई। ये भी इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और FIA का है। और अरबों डॉलर्स, में अरबों रुपए की बात नहीं कर रहा, अरबों डॉलर्स आर ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स विच हैव नॉट बीन पेड। आज FIA को उस पर हदायत कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा दिनों और हफ्तों में आप देखेंगे कि इस पे कार्रवाई होगी। कई और चीजें भी हैं, मैं
उस पर ज़्यादा तफसीर पे नहीं जाना चाहता। कुछ जो अहम आज फैसले हुए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये जो हमारा बॉर्डर है विद ईरान, बॉर्डर विद अफगानिस्तान, मगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो ज्यादा होती है वो अफगानिस्तान ईरान के साथ बॉर्डर जी सारा तकरीबन 1000 किलोमीटर है। इस पे हमने बहुत सी कार्रवाई की है। जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, पिछले 1.5 साल में आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में इतने लोग नहीं पकड़े गए जितने हमने पिछले 1.5 साल में पकड़े हैं। ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हमने चुन चुन के गैर मुल्क से उठा के लोग बंद किए, उनको रेड बुक को एक्टिवेट किया है। जो लोग बाहर से आते हैं इलीगल, उनसे हम पूछते हैं आपको भेजा किसने, फिर हम उनके घर पहुंच जाते हैं। तो मुझे कहना तो शायद नहीं चाहिए, मगर मुझे कहने की इजाजत दें कि इसमें गुजरावाला डिवीजन, वहां ये जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, वे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं। हमने बहुत सारे पकड़े हैं। आइंदा 3 महीने देखेंगे कि एक एक को निकालेंगे। इसके साथ साथ जो बाहर भागे हुए हैं, हम उनके पासपोर्ट्स कैंसिल कर रहे हैं, CNICs कैंसिल कर रहे हैं। हम फॉरेन कंट्रीज को लिख रहे हैं कि आप इनको पकड़ें और रेड वारंट के जरिए हमको वापस लेके आए। ये पाकिस्तान की बेहुरमती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जब पाकिस्तान का नाम आता है और हमारे बेगुनाह और मासूम लोग गैर मुल्क में जाके जलील ख्वार होते हैं, ये पाकिस्तान के नाम की बेहुरमती होती है। उन बेचारे लोगों की तो यकीनन एक्सप्लॉयटेशन होती है। वो बेचारे ज्यादा जानते नहीं हैं। वो अपनी जिंदगी का जो पैसा है, पूंजी इकट्ठी करके बाहर जाते हैं। इसको रोकना है और इंशाल्लाह हम रोकेंगे। बहुत सारी रुकावट हो चुकी है, इसको हम रोकेंगे। आखिरी इशू, और उसके बाद आप सवाल कर सकते हैं, और मुझे पता है कि आपने सवाल किस पे करना है। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको लंबी कहानी देके डाइवर्ट कर सकता हूं। मैंने सरफराज साहब को कहा कि बेहतर नहीं है कि मैं ये करके उठ जाऊं, तो उन्होंने कहा ये सारे आपके दोस्त हैं, ये बहुत शोर शराबा करेंगे। तो मैं आखिरी पॉइंट मैं पहले बता दूं कि अल्ताफ हुसैन के हवाले से जो रेड वारंट हमने असर 9 भेजने थे, उस पर काम हो रहा है। हमने उस पर बहुत हाई प्रोफाइल और सीनियर लीगल एक्सपर्ट्स लगाए हैं। वो शायद 12 या 15 मई की तारीख थी। हम 1 महीना उनसे और मांग रहे हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि हमें सूबों से लेनी है। अभी वो इनकम्प्लीट है। इंशाल्लाह 15 जून से पहले ये रेड वारंट जारी हो जाएंगे इंटरपोल को, और इंशाल्लाह तो आप देखेंगे कि उसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो बिल्कुल बहुत स्ट्रांग और मुकम्मल होगा। बहुत शुक्रिया। सरफराज साहब बचाएं मुझे। मेहरबानी। मैं आपसे अपने तल्लक बाहर रखना चाहता हूँ। 10-12 रोज से पूरा मुल्क जो है कि जान में मुब्तला था, और क्या वजह थी कि डॉन लीग्स पे जो तनाज़ा था ये खत्म होने में देर इतनी लगी? क्या इसकी कोई वजूहत ऐसी है जो आप बताने के लिए तैयार हैं? डॉन लीग्स पे क्वेश्चन है इकट्ठे सारे। चले डॉन लीग्स पे सारे क्वेश्चन। हम पेन दो जी, बोले टाइम बहुत थोड़ा है। तो साहब ये मुतालबा किया गया है लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से कि जो ओरिजिनल रिपोर्ट है वो सबमिट की जाए पार्लियामेंट में। क्या आप समझते हैं कि ये डिमांड जो है ये जस्टिफाइएबल है? ठीक है जी। और इससे चूंकि मेरा दूसरा ये आपने FIR के स्कोप को बढ़ा रहे हैं कि यहीं आप इसका नॉमेनक्लेचर चेंज करके FSF तो नहीं बनाने का इरादा? डॉन लीग पहले तो कमाल महारत के साथ आपने सारी मिनिस्ट्री की एफिशिएंसी रखी, लोग भी शोर सुनना चाह रहे थे। सर ये बताइएगा कि डॉन लीग्स का मामला सेटल हो गया, दैट वाज अ सरप्राइज, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जब लोग आइडेंटिफाई हुए, कमेटी की तरफ से नामजद हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई, तो उन्हें सिर्फ ओहदों के से हटाने की हद तक क्यों गवर्नमेंट महदूद रही है, मजीद कार्रवाई क्यों नहीं गई? रूच रहा साहब जी।
कब मंजर आम पे आप लाएंगे, और क्या वो नाम जो आर्मी की तरफ से दिए गए थे वो इसमें शामिल किए गए हैं? अच्छा सर ये बता दें साहब, ये बता दें सर जी सर, ज़हरे कातिल जो नस नस में बस किया, अंजाम वफा क्या हो? इसकी इलेबोरेशन भी कर दें यार जरा सलीस उर्दू में, ताकि मैं समझ सकूं यार। सर ये एक हुकूमत के मातहत, प्राइम मिनिस्टर के मातहत एक इदारे की तरफ से ट्वीट किया गया, उस पर सर पूरी दुनिया में शोर मचा, उसके हवाले से भी बात करें कि क्यों ऐसा हुआ और आइंदा इसको किस तरह रोका जाएगा। एक मातहत प्राइम मिनिस्टर के मातहत उनके खिलाफ ये बताइएगा, जब परवेज रशीद साहब को हटाया गया था तो उस वक्त आपने कहा था कि वो खबर रोकने में नाकाम रहे, इस वजह से उन्हें उस वक्त हटाया गया। अब जो 3 मेन मुल्ज़िम जिनके बारे में ये बात सामने आई, उसको जरा क्लैरिफाई कर दें कि इनमें से खबर प्लांट करने का कौन जिम्मेदार था और खबर ना रोकने का कौन जिम्मेदार था? और सर उनका फ्यूचर क्या है, क्या होगा? आप जरा ये आप जरा नोट कर लें कि मैं आपसे नजरें नहीं मिला रहा। ये किसने कहा? साहब आपकी ट्वीट मैं सुन रहा हूँ जी, आप बोले। डॉन लीग्स के ऊपर हो रहे हैं, मैं थोड़ा सी एक सिचुएशन ऐड करना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन कम और सिचुएशन ज्यादा है। मुझे चौधरी निसार अली खान जो कि इंटीरियर मिनिस्टर, उनसे सवाल ये है कि अगर आईजी इस्लामाबाद का पीआरओ वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के बारे में कोई नोटिफिकेशन जो वजीर दाखिला ने जारी किया हो वो रिजेक्ट करने की ट्वीट करे, तो ये फरमाएं कि वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान उस पीआरओ के बारे में क्या करेंगे? एक तो ये बताएं। दूसरा ये बताएं चौधरी साहब कि जनरल सजन जनरल के बारे में बहुत सारी इब्हाम पाया जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से आके मिले थे, जिसकी वजह से शायद जो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो शायद नाखुश थी। या कौन मिले? सजन जनरल जो इंडियन बिजनेसमैन, क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी? आप इंडियन मिनिस्टर फिलहाल डॉन लीग्स पे चलें जी। सर आपने बड़ी अच्छी अपनी उसकी मिनिस्ट्री के बारे में बताया, सारा कुछ वो बड़े इम्पोर्टेंट इशूज थे, खासतौर पे फूड वाला और दूसरे सारे। सर डॉन लीग्स के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा तजस्सुस है, हर बंदा पूछता है कि जब राइटर को लिखने वाला को कुछ नहीं हुआ, जब शाया करने वाली अखबार को कुछ नहीं हुआ, तो फिर PIO को किस जुर्म की सजा मिली? और बात क्वेश्चन नहीं है, कम्प्लीमेंट है जब भी गवर्नमेंट यार एक साइड गवर्नमेंट पैदा हुई थी उसमें सर किरदार सर किसी करने के लिए तो कंफ्यूजन थी सबसे दूर सर कैसे किया गया? क्या चीज? गवर्नमेंट को थी डाउन लीज पे असली क़यादत और ठीक सर गवर्नमेंट को जब भी मुश्किल में सर एक मिनट, गवर्नमेंट जब भी सर मुश्किल में फंसती है तो चौधरी निसार अली खान आगे आके उनको इस मुश्किल से निकालते हैं। डू यू थिंक कि आपकी इस जो काविश थी उसके अलावा कौन कौन इसमें शामिल थे, इनके आपस में सरदार अमीर साहब सर कौमी सलामती के हवाले से क्या मामला है? सर सरदार साहब ये शक्ति है कि बात में आगे बढ़ा रहा हूँ, आपकी मुसलसल मीटिंग हो रही है, बात सुन, यकीनन मुश्किल में थी, मैं सुन रहा हूँ। बड़ा इशू था, तो सर पहली बार किसी अस्करी अदारे ने जो है अपना ट्वीट वापस लिया है, ये यकीनन सिविल गवर्नमेंट की जीत है और इसमें आपको अप्रिशिएट करते हैं। इसमें बताएंगे क्या आप आइंदा जो आने वाली दिनों में सिविल और मिलिट्री रिलेशन जो है वो कैसे है? अलीम साहब ठीक ठीक इनसे इतने सवाल कराएं कि ये थक जाएंगे और मेरे जवाब देने की गुंजाइश ही ना हो। शुक्रिया है मेरा नाम किया जाएगा। कहा गया था कि
कि ये कौमी सलामती के ऊपर ये जो है ज़रबकारी है, तो इस हवाले से जो भी मामला तय किए जा रहे हैं क्या उन जो उसमें किरदार थे उनको माफ कर देना? मैं समझ गया कि डॉन लीग्स के इस इंतहाई अहम इशू के ऊपर 7 माह लगे, आपकी गुफ्तगू बार बार चैनल ने दिखाई कि जी 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ रही है, 2 हफ्ते में रिपोर्ट आ रही है, तो जो 7 माह लगे हैं ये 2-3 हफ्तों में काम खत्म नहीं हो सकता। मैं इससे पहले के जवाब एक मिनट मेरे भाई, इससे पहले मैं जवाब दूं, ये आप निकालें यार, ये कहां से निकाल लिया कि मैंने कहा कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते निकालें और मुझसे शेयर करें और उसकी हम तशहीर करेंगे। डोंट कोट मी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जी, और मेरे सामने खड़े होके तो ना मुझे गलत कोट करें ना यार। सर ये बता दें कि जिस दिन फवाद ने वो जो सिफारिशात के तहत हुक्मनामा जारी किया था, आपने ये कहा था कि वो मजाज ही नहीं है कि वो जारी करें, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करेगी। उस नोटिफिकेशन में और अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या उसमें सिर्फ परवेज रशीद साहब का नाम ऐड करना था या कुछ और भी? शुक्रिया जी। मैं एक इनकी बात आपको साहब ये बता दें, मरियम बीबी का किरदार था सारे मामले में या नहीं था? उनको बचाने में कामयाब होगी काजर हुकूमत? थैंक बैरिया टाउन में वाकया हुआ, उसमें कुछ लोग जो है उनकी जान गई और सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे, उसकी अभी तक एफआईआर भी हवाले से करनी। बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूं कि कुछ और दोस्त भी, वरना मैं सुनता जाता, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर जिस तरह डॉन लीग्स का मसला बहुत तवालत पकड़ गया, ऐसी आपके सवालों का सिलसिला भी, तो आपके सवालों पे 20 मिनट लगे तो मुझे जवाब देने में तो 1 घंटा लगेगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। देखें, सबसे पहले तो हकाइक भी हम सब बात करें। ये इतना बड़ा मसला नहीं था जितना बना दिया गया, और हुकूमत को अगर कुछ छुपाना होता तो पहले एक कमेटी, उसके बाद एक बड़ी कमीशन बनाया गया, और इस कमीशन में तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, सारे बाइज्जत और सीनियर लोग थे। आप लोग एक इंतहाई अहम पिलर हैं ऑफ द स्टेट। खुदा के लिए चंद चीजें अपने प्रोफेशन की जिम्मेदारियां बजा लाते हुए उसको सामने रखें। सिविल मिलिट्री रिलेशंस का तमाशा नहीं लगाना चाहिए। सिविल मिलिट्री रिलेशंस एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में। सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, कहीं नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान में होती। पाकिस्तान में बहुत मसाइल और मुश्किलात हैं, अवाम को मुश्किलात हैं, मुल्क को मसाइल को मुश्किल, अवाम को और मुल्क दोनों को मसाइल और मुश्किलात हैं। उस पे सियासत करें, उस पे बयानबाजी करें। सिविल और मिलिट्री के जो तल्लुकात हैं उसका तनाज़ुर सियासी नहीं है, उसका तनाज़ुर कौमी है। ये इंतहाई हिसास एरिया है, उस पे न ही हैजान अंगेजी की जरूरत है, न ही बिलाजवाज इज़हार ख्याल की जरूरत है, और न ही ड्रामाबाजी की जरूरत है। डॉन लीग्स में अगर हुकूमत को किसी शख्स को, किसी फर्द को या किसी ग्रुप को बचाना होता, छुपाना होता, तो इस पे 2 कमिटीज ना बनती। डॉन लीग्स की रिपोर्ट जो सामने आई वो मुत्तफिका रिपोर्ट थी। मुकम्मल कंसेंसस था। जब वो उसका ऐलान होने लगा तो कुछ थोड़े बहुत मसले आए। वो मसले प्रोसीजरल थे। जो ऑर्डर पीएम ऑफिस से निकला वो पीएम ऑफिस ऑर्डर था,
तमाम मिनिस्ट्रीज को उसकी तशहीर नहीं होनी चाहिए। जब उसकी तशहीर हुई तो एक गलत फहमी पैदा हुई और फिर गलत फहमी के बाद उस गलत फहमी में मजीद इजाफा हुआ। कल उसकी रेक्टिफिकेशन इस तरह हुई है कि जो नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को करना था वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने किया, और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का नोटिफिकेशन हूबहू वो था जो कमेटी की कंसेंसस रिपोर्ट थी ऑफ रिकमेंडेशंस। मैंने बार बार कहा है, डार साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो तमाम रिकमेंडेशंस हैं कमेटी के वो पब्लिक किए जाएंगे। वो कल पब्लिक हो गए। वो हूबहू वही अल्फाज हैं जो कमेटी ने यूनानिमसली हुकूमत को रेकमेंड किए। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी जिम्मेदारी ज्यादा थी किसकी कम थी, यह बहस तो अनएंडिंग है। मगर हुकूमत की इससे ज्यादा और इसमें लार्ज हार्टेडनेस, कमिटमेंट और ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकती है कि हमने एक ओपन एंडेड फुल पावर्ड कमेटी बनाई जिसने एक एक चीज, कवायद, शवायद, हकायक उस कमेटी में पेश किए गए। 7 महीने उसको लगे। अगर किसी लेवल पे भी हुकूमत ने इंटरवेंशन की हो किसी एक शख्स के साथ, किसी हवाले से भी, हमें तो यह भी इल्म नहीं था कि यह रिपोर्ट आ कब रही है, इस पे क्यों नहीं फोकस किया जाता। जो गलतफहमी पैदा हुई जिस दिन पीएम ऑफिस से रेफरेंस आया या ऑर्डर आया, वो प्रोसीजर थी, सब्सटेंस की नहीं थी। फौज या फौजी क़यादत भी ये चाहती थी कि जो कंसेंसस रिपोर्ट है उनकी रिकमेंडेशन हो। मैं उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर चुके थे, हदायत मुझे दे चुके थे, मीडिया के जरिए वो हदायत पब्लिक हो चुकी थी। 3 दिन पहले मुझे हदायत ये थी कि जो रिकमेंडेशंस इस कमेटी की हैं उनको मनोअन उन पे अमल किया जाए। अब मेरा बतौर वज़ीर दाखिला ये काम नहीं है कि मैं जवाब दूं कि इसमें कौन ज्यादा मुलव्वस था कौन कम था, किसकी जिम्मेदारी थी किसी की नहीं थी, किसी को ज्यादा सजा हुई किसी को कम हुई। और मैं ये भी वाज़ेह कर दूं, इस पे फोकस बड़े कम लोगों का, हर कोई सियासत करता है ना, बयानबाजी करता है, जुमलाबाजी है कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट थी, ये एक इंक्वायरी कमेटी थी, जो कवायद और शवायद थे उन्हीं की बुनियाद पर उन्होंने फैसला करना था और उन्होंने फैसला किया। उस पर अमल आया, उस पर अमल हुआ, मुकम्मल अमल हुआ। और आज जो बाकी 5 हैं उन पे भी अमल हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ हमने खतूत लिखने थे वो भी हो गया है। ये मामला अब खत्म हो चुका है और इस पे बयानबाजी मेरे लिए हैरान कुन ही नहीं परेशान कुन है कि और इश्यूज हैं यार, उन पे बयानबाजी करें। जो कुछ आप चाहते थे वो हुकूमत ने कर गुजरी। ओपन कमीशन, इंडिपेंडेंट कमीशन इंक्वायरी बनाई गई जिसमें तीनों इंटेलिजेंस एजेंसीज के सीनियर नुमाइंदे मौजूद थे और 7 महीने की तगोदो के बाद उन्होंने एक फैसला किया। सो लेट इट रेस्ट। किसी को ज्यादा सजा हुई, किसी को कम हुई, किसी को से नाइंसाफी हुई, इंसाफ हुआ, न तो मैं उसका जिम्मेदार हूं और ना हुकूमत जिम्मेदार है, ना कोई और जिम्मेदार है उसकी। मेरा ख्याल है कि सारे बड़े सीनियर लोग थे वहां, उनका रिकॉर्ड पब्लिक इज विदाउट ब्लेमिश, खा वो सिविलियंस थे, खा वो मिलिट्री से थे, खा वो इंटेलिजेंस एजेंसी से थे। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तरह तरह की बातें की गई और टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इस तमाम वक्त में कल DGISPR ने कहा कि एक माहौल ऐसे पैदा किया गया कि फौज और हुकूमत कोई आमने सामने, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। मैं मशकूर हूं कि आपने मेरा नाम लिया, और लोग भी इन्वॉल्व थे। मिलिट्री लीडरशिप से हमारी इंटरेक्शन थी, कोई तलखी नहीं थी।
एक दूसरे कोई नाराजगी नहीं थी, और एक मैच्योर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यही होना चाहिए। बातचीत का सिलसिला जारी रहा। मेरा ख्याल है कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन द सिस्टम। अगर कोई गलती हो जाए, गलतफहमी हो जाए, ब्लेटेंट किस्म का नुकसान भी हो जाए, तो उसको मिल बैठ के हल ना किया जाए। तो ये तलखी कहीं भी नहीं थी। और जैसे मैंने कहा कि अगर इख्तिलाफ राय था, और इख्तिलाफ राय होता है, इख्तिलाफ राय सब्सटेंस में नहीं था, इख्तिलाफ राय प्रोसीजरल था, और वो प्रोसीजर कल दूर हो गया है। मैं रोज अव्वल से कहता रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये मैंने नहीं कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस में है कि पीएम ऑफिस के अमल दरामद के हवाले से ये इकदाम किए जाएं। हमने उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सफरसात की रोशनी में उन तमाम अहकामात और दूसरों पर भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करना था, और साथ ही एक प्रेस रिलीज कर देनी थी। वो नहीं हो सकी रुकावट की वजह से, आज कल हो गई है। सो लेट द इश्यू रेस्ट। यहां तो ऐसी ऐसी बातें हुई कि यहां लड़ाई हो रही है, वहां लड़ाई हो रही है। मैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गया, एक लोकल मसला है, वहां कुछ मसाइल मुझे तो जाके इल्म हुए। मैं वैसे भी उस पर तबसरा ना करता अगर वहां उनकी बहुत तशहीर ना हो चुकी होती। मैंने वहां एक स्टेटमेंट दी, जिनके बारे में स्टेटमेंट दी उनको पहुंच गई, मगर ऐसे ऐसे तबसरे हुए कि मैंने इंटेलिजेंस, और बड़े समझदार लोग, एक रिटायर्ड जनरल साहब हैं, और ये भी बड़ी बदकिस्मती है, जहां एक तरफ बड़े अच्छे अच्छे दोनों तरफ से सिविलियन भी हैं, मगर चंद मखसूस हजरात रिटायर्ड सर्विसमैन में ऐसे भी हैं जो तासर देते हैं कि वो मिलिट्री स्पोक्समैन हैं। उन्होंने तो बड़े अजीब अजीब कलमात कहे। अब कोई एक आम आदमी कह दे तो बंदे को समझ आती है, या बंदा नजरअंदाज कर सकता है, मगर एक सीनियर अफसर जो जनरल भी रहा हो वो इस किस्म के कलमात कहे तो अफसोस होता है। तो इन सारे लोगों ने मिलकर एक जो ये कैफियत पैदा की, ये पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुझे पीओ जाने को क्यों रोकना था? मेरी रोजमर्रा के हिसाब से तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी से कई दफा बात होती है एट द सीनियर मोस्ट लेवल। इंटेलिजेंस एजेंसीज को मुझे वहां जाने में उन्होंने क्या रुकावट? अगर कोई ऐसा मसला तो वो मुझे बात कर सकते थे। जिनका हवाला दे के उनको भी मेरा पैगाम पहुंच गया, वो लोकल मसला था, मगर यहां तरह तरह की कहानियां बनाई गई, और 2+2 को 5 बना, 6 बना दिया गया। तो मेरी आखिर में सिर्फ आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आजकल जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो, तमाशा लगे। ये हमारे दुश्मनों का एजेंडा है। जितनी सिविल मिलिट्री हमांगी, हार्मनी और कोऑर्डिनेशन की आज जरूरत है, शायद पहले कभी नहीं थी, और वो है। इसमें रखना डालने से, इसमें शिगाफ डालने से, इसमें इसको गलत तरीके से पेश करने से ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं हो रही। दुनिया में ऐसा नहीं होता। और जैसे मैंने कहा है कि जिन्होंने इस पे क्रिकेट खेलनी है या हॉकी खेलनी है या सियासत खेलनी है, वो मेहरबानी से कोई और पिच तलाश करें। ये पिच नामुनासिब भी है, इररिलेवेंट भी है, और मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि हम पाकिस्तान के मफाद से खेल रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से खेल रहे हैं, इंतहाई हिसास मामलात से खेल रहे हैं। कमेटी ने, ये जो कमेटी है जिसने इस हवाले से फैसला किया, उन्होंने फैसला हकायक और शवायद पे किया। किसी की ख्वाहिशात पे इस कमेटी ने फैसला तो नहीं करना था। अब किसी ने कोई ख्वाहिश रख रही हो तो वो जाने और उसका खुदा जाने। कमेटी ने हकायक की रोशनी में फैसला किया है, और हुकूमत ने जो रोज़े अव्वल से कहा था उस पर अमल किया है कि जो कमेटी की सिफारिशात होंगी उन पे मनो अमल उन पे मनो अमल कर दिया जाएगा। सो उस पे अमल हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बैरिया वाला मुकदमे की जो बात हो रही थी। डॉन लीक्स पर अगर किसी को बचाना होता तो हुकूमत कमीशन ना बनाती। रिपोर्ट को मुकम्मल इत्तफाक़ी राय के बाद सामने लाया गया। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर से मुशावरत के बाद ही नए एनओसी जारी करने का तरीकाकार सामने आया है और अब शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने से पहले शहरी को नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी। वजीर दाखिला जो कि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका कहना था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए पाक अफगान बॉर्डर्स को भी इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए भी कामयाब कार्रवाइयां की जाएंगी। और यहां पर शामिल